तो ये क्लास 12 का फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट। ये वाला लेक्चर जो है बेसिक कंसेप्ट हमारा जो है एसी करंट का वो क्या है, अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट डीसी करंट से किस तरह डिफरेंट है, और इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट, आरएमएस वैल्यू, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वाले लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखें। और सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो सर्किट थ्योरी है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो ये वाला लेक्चर हमारा केवल और केवल कुछ हमारे टॉपिक हैं छोटे से छोटे, उनके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से एक न एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एसी करंट क्या होता है, एसी का मतलब क्या है। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब यहां पर जो अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या है, तो जो भी पोलैरिटी चेंज होती है वोल्टेज की, वोल्टेज सोर्स, जिसकी वजह से क्या है करंट फ्लो कर रहा है वन डायरेक्शन, और जब वो करंट की डायरेक्शन हमारी रिवर्स भी हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो जो करंट है वो हमारा बन जाएगा कौन सा, अल्टरनेटिंग करंट। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा करंट है वो राइज करे जीरो से मैक्सिमम में एक डायरेक्शन में, उसके बाद फॉल हो जाए जीरो पे पहुंच जाए, उसके बाद फिर से हमारा राइज करे मैक्सिमम पे, कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में, उसके बाद फिर से कहाँ आ जाए, फॉल होके जीरो पे आ जाए, मतलब एक साइकिल कंप्लीट कर ले। ये वाले करंट को हम बोलते हैं एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। मतलब जहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू सेम रहे और अपनी ही साइकिल को बार बार रिपीट करे, उसको हम बोलते हैं एसी करंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टाइम है, ये वोल्टेज है। तो ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है वो एसी करंट का है। और एक साइकिल हमारी कब कंप्लीट होगी, तो मान के चलो यहां से हमारा कोई भी करंट स्टार्ट हुआ, तो पहले करंट अपोजिट डायरेक्शन में गया, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम जो भी राइज होगा एक डायरेक्शन में, वो हमारा बनेगा एम्पलीट्यूड। उसके बाद फिर से करंट हमारा क्या हुआ, जीरो आ गया, फिर से गया मैक्सिमम पॉइंट पे, उसके बाद फिर से जीरो। तो यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर एक साइकिल में आप देख पा रहे होंगे जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इसकी वैल्यू सेम है। जब एम्पलीट्यूड की वैल्यू सेम रहे बच्चों और अपनी ही साइकिल को बार बार रिपीट करे, तभी हम लोग एसी करंट मान के चलेंगे। कभी भी एसी करंट का ग्राफ इस तरह नहीं होगा। अगर मान लो एसी करंट का ग्राफ इस तरह बना हुआ है, लगातार एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम होती रहे, तो ये एसी करंट का ग्राफ नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, बार बार अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो जब एम्पलीट्यूड की वैल्यू कांस्टेंट ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसी करंट नहीं बोलेंगे। अगर कांस्टेंट है तो एसी करंट हम बोलेंगे। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, और ये वाले नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड लिखा है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बराबर होगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू बराबर होगी। नेम द टाइप ऑफ करंट। अब यहाँ पर जो करंट के टाइप हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे डायरेक्ट करंट हो गया। अब ये डीसी करंट कौन सा है, डायरेक्ट करंट। तो ये जो डायरेक्ट करंट है वो केवल और केवल एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, ओनली इन वन डायरेक्शन। जब कोई करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करे तो दैट करंट इज नोन एज डायरेक्ट करंट। तो जैसे हमारा टाइम के साथ कोई भी ग्राफ बना रखा है, तो ये केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है, तो ये वाला जो करंट है वो क्या होगा, डायरेक्ट करंट होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ऊपर डायरेक्ट करंट होगा, ये वाला जो डायरेक्ट करंट है, और ये लिखा है वो एसी करंट होगा। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये क्या होगा, एसी करंट होगा, और ये होगा डायरेक्ट करंट।
क्यों? क्योंकि ये एक डायरेक्शन में है, ये दोनों डायरेक्शन में है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हमने पढ़ लिया कि एसी करंट जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन पीरियोडिक मोशन करता है। ये क्या करता है? पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब ये है कि बराबर एम्पलीट्यूड के साथ अपनी साइकिल को रिपीट करे इन रिवर्स डायरेक्शन, वेयर एज इन डीसी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ओनली इन वन डायरेक्शन। तो डीसी करंट में केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होता है और एसी करंट में दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है। जो टाइम उसको लगता है एक साइकिल को कंप्लीट करने में, वो हम लोग पढ़ चुके होते हैं। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टी बराबर होगा 2 पाई अपॉन में ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो हमने माना यहाँ से शुरू हुआ है। तो जो आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा वो 90 डिग्री पे मिलेगा, उसके बाद 180 पे जीरो, 270 पे नेगेटिव करंट हो जाएगा मैक्सिमम, और 360 पे फिर से जीरो। तो यहाँ पर जो करंट हमें मिलेगा V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या बोलते हैं हम? V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन होता है जो कि हम एसी जनरेटर से निकाले थे। V नॉट होगा मैक्सिमम पोटेंशियल, ओमेगा की जगह हम लिखेंगे क्या? 2 पाई f, और टी हमारा पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इट्स फ्रिक्वेंसी। तो नंबर ऑफ साइकिल कितनी हो रही है एक सेकेंड में, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा? फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो ओमेगा है उसको हम बोलते हैं क्या? एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना, दो टर्म है, एक आपका लिखा हुआ है केवल फ्रिक्वेंसी और एक जगह आपका लिखा हुआ है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी को हमेशा ओमेगा से डिनोट करेंगे और जो फ्रिक्वेंसी है उसे हम डिनोट करेंगे एफ से। अब हम देखेंगे कि एसी और डीसी सोर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो जैसे मान के चलो हमारे पास डीसी है, डीसी सोर्स। तो डीसी सोर्स में हम क्या करते हैं, जो वोल्टेज है बैटरी की वो वेरी नहीं करती है टाइम के साथ। ठीक है, डीसी में क्या करता है, जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करती है। तो यहाँ पर डीसी में हमेशा क्या लगाएंगे? बैटरी या सेल लगाएंगे। तो ये हमारा ईएमएफ बना कितना? V के इक्वल, और ये केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो ये एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और एसी सोर्स हमारे पास ये है, तो एसी सोर्स का सिंबल हमेशा ये बनेगा, अल्टरनेटिंग करंट। अब ये दोनों डायरेक्शन में क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। ये जो हमारा ई नोट लिखा हुआ है ये हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल है, इसे हम पीक पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो यहां पर क्या है, वो जो वोल्टेज है वेरी करता है टाइम के साथ। अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो टाइम के साथ और उसकी डायरेक्शन भी क्या हो, लगातार चेंज होती रहे पीरियोडिकली, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव करंट बोलेंगे। और इसे हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे साइन फंक्शन से, साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो करंट का जनरल फॉर्मूला होगा वो बनेगा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा एसी करंट का जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्मूला है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो आई नॉट है उसे हम बोलते हैं पीक करंट। आई क्या होगा? यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट होगा, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे करंट की वैल्यू कितनी है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो आई होगा इंस्टेंटेनियस करंट और आई नॉट जो बनेगा वो पीक करंट या फिर मैक्सिमम वैल्यू बनेगी करंट की। और ओमेगा आपको मालूम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा और टी होगा क्या? टाइम। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन में टी, या फिर पढ़े 2 पाई एफ। यहाँ पर जो टी होगा कैपिटल टी, वो टाइम पीरियड होता है एसी करंट के लिए, और जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है एफ। अगर हम ईएमएफ देखें, ईएमएफ या फिर पोटेंशियल देखें, देखो ईएमएफ का दूसरा नाम पोटेंशियल ही होता है, तो यहाँ से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो पुराना नाम है पोटेंशियल का वो क्या है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आज भी हम ईएमएफ ही पढ़ते हैं। ईएमएफ जो होगा जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा टाइम के साथ और डायरेक्शन भी रिवर्स हो,
पीरियडिकली, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट होता है, एक रिलेशन हमारे पास है जैसा कि हम करंट में पढ़े थे। तो ईएमएफ ई बराबर होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो ई है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ या फिर इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल। ई नॉट जो होगा वो मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू होगी या फिर मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू होगी पीक। ठीक है। अल्टरनेटिव करंट एब्रीविएशन एच एसी। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव करंट है वो एक एब्रीविएशन है किसका, एसी का। ठीक है, एसी नॉट ए डॉट सी या फिर ए डॉट सी। तो यहाँ पर केवल एसी लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप एक ग्राफ देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पर करंट और पोटेंशियल की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे। जो हमारा आई नोट है और वी नोट है या पोटेंशियल है ई नोट, इसकी जो मैक्सिमम पीक वैल्यू होगी वो आपको कहाँ मिलेगी। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास साइन ग्राफ था दोनों। भाई दोनों जो इक्वेशन हमारी लिखी थी वो कौन सी थी, साइन वाली इक्वेशन थी। अगर मान के चलो हम लिखें आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, कितना लिखें, साइन ओमेगा टी। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे मान के चलो यहाँ पर समय कितना है, टी बराबर 0, और यहाँ पर टी बराबर टी बाई 4, यहाँ पर समय कितना होगा टी बाई 2, यहाँ पर 3 टी बाई 4, और यहाँ पर हो गया टाइम पीरियड टी। मतलब एक ऑसिलेशन अगर कंप्लीट होगा तो पूरे एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। तो कहीं कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड बनेगा वो टी बाई 4 बनेगा, और यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा पूरा कितना होगा, टी बाई 2 के इक्वल होगा, हाफ हो जाएगा पूरा टाइम पीरियड का। एंगल हम निकाल सकते हैं, पूरा एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एंगल बनना चाहिए कितना, 360, मतलब 2 पाई। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो एंगल होगा इसका आधा होगा, मतलब पाई हो जाएगा, और यहाँ पर एंगल कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा, मतलब पाई बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह से सारे एंगल हमारे यहाँ पर दे रखे हैं और सारे टाइम दे रखे हैं, जो कि आप 9th क्लास में एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ चुके होते हो। तो यहाँ पर जो आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है। अगर मान के चलो यहाँ पर हम शुरुआत में टी की वैल्यू कितनी रखें, यहाँ पर आप वी बराबर या ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख लें। ठीक है। अब यहाँ से दोनों से आप बिल्कुल सही वैल्यू निकाल सकते हैं। शुरुआत में मान लो टी की वैल्यू अगर हमने 0 रखी यहाँ पर, तो जब टी की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पर बनेगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर आपको जो करंट है, टाइम जब 0 है तो करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, और पोटेंशियल की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, 0। नेक्स्ट जब हम टी की वैल्यू कितनी रखेंगे, टी बाई 4, तो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा कितना, आई नॉट साइन 2 पाई। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, ओमेगा बराबर होता है बच्चों 2 पाई अपॉन में टी। ठीक है। जब यहाँ पर 2 पाई अपॉन टी हम रखेंगे, और यहाँ पर जो टी की वैल्यू है कितनी रखेंगे हम, टी बाई 4, तो टी से टी खत्म हो जाएगा और 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आई बराबर आई नॉट साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इस तरह से करंट हमें मिलेगा आई बराबर आई नॉट के इक्वल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आई किसके बराबर है, आई नॉट के बराबर है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम मान के चलो टाइम की वैल्यू कितनी रखें, टी बाई 2, तो आई बराबर हो जाएगा आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन में टी। अब इंटू में हम करेंगे कितना, टी बाई 2, तो टी से टी खत्म, 2 से 2 खत्म, यहाँ पर बचेगा साइन पाई। साइन 180 की वैल्यू होती है 0। इस तरह से जो करंट की वैल्यू है वो आ जाएगी 0। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 0 लिखी है। अगर मान के चलो हम टी की वैल्यू कितनी रखें, आई बराबर आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन में टी, और यहाँ से टी की वैल्यू हम रख दें कितनी, 3 टी बाई 4। अगर हम 3 टी बाई 4 रख रहे हैं तो यहाँ से टी से टी खत्म हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो यहाँ से मिलेगा कितना, 3 पाई बाई 2। तो आई बराबर हो जाएगा कितना, आई नॉट साइन 3 पाई बाई 2। अगर 3 पाई बाई 2 आ रहा है तो यहाँ पर साइन 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270। तो साइन 270 की वैल्यू आएगी कितनी, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का आई नॉट। तो ये कहाँ जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। तो ये माइनस का आई नॉट है, मिला है माइनस का आई नॉट। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा साइन 360, और 360 की वैल्यू कितनी होगी, 0। इस तरह से यहाँ पर करंट फिर से कितना आ जाएगा, 0। तो ये पूरा आप कैलकुलेशन के हिसाब से भी ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर है। अब जो हमारा ग्राफ बना है, जैसे मान के चलो ग्राफ तो यहाँ बन गया है। यहाँ पर जो पार्ट आपको देख रहा है ओ ए बी, ये हमारा पूरा जो लिखा हुआ है पार्ट जो बना है ओ ए बी, वो हमारा आधा साइकिल है।
पॉजिटिव हाफ साइकिल। और जो पार्ट आपको दिख रहा है कौन सा, बी सी डी, ये हमारी जो साइकिल बनी है वो नेगेटिव हाफ साइकिल है। ठीक। द वेरिएशन ऑफ करंट और वोल्टेज बिटवीन 0 टू पाई, जीरो से लेके पाई के बीच में, जीरो से लेके पाई के बीच में जो करंट का और पोटेंशियल का जो वेरिएशन है एबव द रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड द पॉजिटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव पल्स। तो जीरो और पाई के बीच में जो ऊपर आपको दिख रहा है ये वाला क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा। कह सकते हैं जीरो और पाई के बीच में हमेशा पॉजिटिव मिलेगा और पाई से लेके 2 पाई के बीच में हमेशा क्या मिलेगा, निगेटिव, चाहे वो करंट हो चाहे पोटेंशियल हो। अल्टरनेटिव करंट इज ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंस प्लेस एट। अब यहाँ पर हमारा एक एमसीक्यूज है, जो अल्टरनेटिव करंट है इज ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंट प्लेस एट। जब भी हम एसी करंट को हम बहुत दूरी तक पहुँचाएंगे, ठीक है, तो हाई वोल्टेज एंड लो करंट, तो हाई वोल्टेज होनी चाहिए और करंट क्या होना चाहिए, लो। करंट एब्रीविएशन, ना करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट का सही एब्रीविएशन क्या है, ए डॉट सी नहीं, ए डॉट सी नहीं, ए सी, बिल्कुल सही। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो इंस्टेंटेनियस करंट है और जो ईएमएफ है उनके बारे में। तो करंट के टाइप कितने होते हैं, पोटेंशियल के टाइप कितने होते हैं। तो पहला हमारा है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब बच्चों ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर एंगल पे, फेज एंगल पे कोई भी करंट की वैल्यू कितनी है, एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने एवरेज पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी तरह से होता है इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ, तो ये वाली जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करें तो वहाँ पर जो वैल्यू बनेगी करंट की और पोटेंशियल की, उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल। तो आई यहाँ पर बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर हम लिखें आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस फाइव जो है वो हम बोलते हैं फेज, और फाइव होगा हमारा फेज डिफरेंस या फिर इनिशियल फेज। ये फाइव की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन एन एसी सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो ईएमएफ की वैल्यू होगी उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आई नॉट और ई नॉट, वो हमारी होती है पीक वैल्यू करंट के लिए और पोटेंशियल के लिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज इन एन एसी सर्किट इज कॉल्ड पीक वैल्यू और क्रेस्ट वैल्यू और एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर जो आपको पीक वैल्यू दिखाई पड़ रही थी अभी ग्राफ में, इस तरह से जो ग्राफ बना है, इसे हम बोलते हैं पीक वैल्यू। ठीक है, ये चीज़, ये पीक वैल्यू है, मैक्सिमम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट भी बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। अब बात आती है मीन और एवरेज वैल्यू। हम किसी की मीन और एवरेज वैल्यू किस तरह से निकालें। तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सा एक वो एक्सप्रेशन लिखा है, वहाँ से हम मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे। तो अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जितनी भी आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू होंगी सबका एवरेज निकाल लें तो आपको मिलेगा क्या, एवरेज वैल्यू। ठीक है। तो हाफ साइकिल इज यूज बिकॉज इन अ फुल साइकिल द एवरेज करंट इज जीरो। तो यहाँ पर हम हाफ साइकिल का प्रयोग करते हैं क्योंकि फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। ठीक है। तो हम बात करेंगे जीरो से T/2 की। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो एसी करंट है या फिर वोल्टेज है फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव रहता है और एनोदर हाफ साइकिल में क्या रहता है, निगेटिव। अगर हम दोनों का जोड़ें या अरिथमेटिक वो करें, एल्जेब्रिक सम करें, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी कितनी, जीरो। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। तो ये हमारा किसके द्वारा कैसे निकालेंगे, तो जो एवरेज होता है, एवरेज वो हमारा होता है 2/पाई E0। ठीक है। पोटेंशियल इतना होता है। ठीक है, कितना, एवरेज है ये।
अब हम प्रूफ देखते हैं। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ फंक्शन टाइम टी फ्रॉम T1 टू T2 इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पर जो कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, ये हमारा एनसीईआरटी का बिल्कुल एक लिखा हुआ है फॉर्मूला। किसी भी फंक्शन का आपको अगर एवरेज वैल्यू निकालना है, तो जो फंक्शन हमारा टी है उसका एवरेज वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे T1 से लेके T2 और अपॉन में कर देंगे, इसको फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे T1 से लेके T2। ठीक है, तो यही एक हमारा माध्यम है किसी वैल्यू की जब एवरेज वैल्यू निकालनी हो तब। अब हमें निकालनी है करंट का हाफ साइकिल के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले लिखेंगे जो फंक्शन हमारे पास है। फंक्शन क्या है हमारे पास, करंट है, तो करंट लिखेंगे आई डी टी और लिमिट हम लगाएंगे कहाँ से, 0 से लेके T/2, क्योंकि हाफ साइकिल की बात कर रहे थे तो हाफ साइकिल के लिए कहाँ होगा, 0 से T/2 समय होगा। ठीक है, तो यहाँ से आई की वैल्यू आपको मालूम है। अच्छा, नीचे लिखेंगे डी टी और लिमिट हमारी है 0 से T/2। टी आई की वैल्यू हमारे पास है आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी और अपॉन में आई डी टी। आई डी टी नहीं होगा, यहाँ पर हम लिखें डी टी लिखा है तो 1। ठीक है, ये 1 होगा। अब इसको जब हम निकालेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो डी टी है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी, और इसकी जब लिमिट तोड़ेंगे तो हो जाएगा T/2 अब माइनस का 0 और T/2 जो है वो 2 ऊपर पहुंचेगा तो हो जाएगा 2/T। आई नोट हमने बाहर लिया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा क्या, माइनस का कॉस थीटा, लेकिन ये थीटा है नहीं तो हमने ओमेगा से भाग दे दिया। लिमिट हमारी है 0 से T/2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी का क्या बनेगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। यहाँ वैल्यू हमने पुट की। ओमेगा हमें मालूम है 2π/T के इक्वल होता है, तो 2I0 अपॉन में टी, 2I0 अपॉन में टी इंटू में करेंगे क्या, T/2π। तो यहाँ से 2π से 2π खत्म। आगे बढ़ते हैं, तो I0 अपॉन में पाई माइनस का कॉस, यहाँ लिमिट तोड़ेंगे तो 2π/में टी की जगह रखेंगे T/2 माइनस कॉस 2π/T इंटू में 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो I0 अपॉन पाई इंटू में 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2I0 अपॉन में पाई। क्या बनेगा, 2I0 अपॉन में पाई। तो बन गया हमारा कितना, 0.637 I0। तो हमेशा ध्यान रखना जो करंट की वैल्यू है हाफ साइकिल के लिए, एवरेज करंट की वैल्यू वो बनेगी 2I0 अपॉन में पाई। उसी तरह से पोटेंशियल जो है हाफ साइकिल के लिए इसी तरह से निकालेंगे, निकालने का तरीका सेम है। तो बनेगा ई एवरेज बराबर 2E0 अपॉन में पाई, 2E0 अपॉन में पाई 0.637 E0। रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालें, आरएमएस वैल्यू। तो करंट के लिए आरएमएस वैल्यू हम क्या निकालें, तो स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर कैसे हम निकालें, जैसे मान के चलो अगर आपको करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, उसके बाद मीन करेंगे, उसके बाद हम इसको रूट के अंदर लिख देंगे, तो ये हमारी बन जाएगी आई आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस वैल्यू जो है उसे हम इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, क्योंकि जो घरों में प्रयोग होती है हमारी वैल्यू करंट की वो हमारी आरएमएस वैल्यू ही होती है, पोटेंशियल हो चाहे हमारा करंट हो। ये हमारा किसके द्वारा गिवन होता है, देखो वही लिखा हुआ है आरएमएस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट लिखेंगे, अगर करंट की निकालनी है स्क्वायर करेंगे, मीन करेंगे और रूट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पर जो करंट आई आर एम एस होता है वो होता है I0 अपॉन में √2, I0 अपॉन में √2। ध्यान रखना हमेशा 0.707 I0, 0.707 I0। इसी तरह से जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल की वैल्यू क्या बनेगी, वी आर एम एस या वी आर एम एस बराबर हो जाएगा रूट के अंदर ई स्क्वायर। ठीक है, और इसका कर देंगे मीन या फिर एवरेज। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका E0 अपॉन में √2। अब प्रूफ हम देख लेते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे।
हमें निकालना है आई आर एम एस का स्क्वायर। तो यहाँ से आई स्क्वायर फंक्शन हमें मालूम है, आई की वैल्यू हमें मालूम है, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन में क्या करेंगे टी, फुल साइकिल की हम निकाल रहे हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमें फॉर्मूला मालूम होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2। यहाँ पर हमने वैल्यू रखी, आई नोट स्क्वायर हमने बाहर लिया, टी हमने बाहर ले लिया, 0 से टी लिमिट है हमारे पास। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हमने लिखा क्या 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 हमने बाहर लिया तो यहाँ से करेंगे क्या, इसको अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी का 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा। यहाँ से लिमिट जब तोड़ेंगे कॉस ओमेगा टी का क्या होगा साइन ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। इसी तरह से यहाँ से 2 ओमेगा टी था इसलिए 2 ओमेगा से डिवाइड हो गया। अब यहाँ से जब हम लिमिट तोड़ेंगे तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, 0 से लेके टी। यहाँ से हमने लिखा टी माइनस, पहले हम लिखेंगे टी की जगह टी, तो यहाँ से साइन 2 ओमेगा की जगह हमने लिखा क्या 2 पाई अपॉन में टी, और टी और अपॉन में लिखेंगे टी इंटू में 2 पाई अपॉन में टी। अब लिमिट हम तोड़ेंगे, पहले टी की जगह टी लिख दिया टी, उसके बाद टी की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर टी की जगह टी रखें, जब टी की जगह टी रखोगे रख दिया टी, उसके बाद टी की जगह 0 रखेंगे 0 रखो, तो यहाँ से टी खत्म, 2 पाई की वैल्यू होगी कितनी 0, तो ये सब पूरा टर्म हो जाएगा 0। यहाँ से क्या बनेगा आपका केवल टी बचेगा, तो यहाँ से आई आर एम एस स्क्वायर बनेगा कितना आई नोट स्क्वायर अपॉन में 2, आई आर एम एस निकालें तो हो जाएगा आई नोट अपॉन में √2। क्लियर है, तो ये हमारा फंक्शन था आई आर एम एस की वैल्यू निकालना या फिर वी आर एम एस की वैल्यू निकालने का। इसी तरह से हम वी आर एम एस निकाल लेंगे, वी आर एम एस बराबर होगा कितना, या ई आर एम एस बराबर होगा ई नोट अपॉन में √2, 0.707 ई नोट। हमारे कुछ पॉइंट हैं जिन्हें याद करना हमेशा आर एम एस के बारे में। एसी सोर्स वोल्टेज इन आर एम एस वोल्टेज, जो भी एसी सोर्स होता है उसमें जो वोल्टेज होती है वो हमारी आर एम एस वैल्यू ही होती है, और करंट जो होता है वो हमारा आर एम एस करंट होता है, ध्यान रखना हमेशा। एसी अमीटर एंड वोल्ट मीटर रीड द आर एम एस वैल्यू, मतलब जो भी अमीटर या वोल्ट मीटर करंट को मेजर करेगा या पोटेंशियल को मेजर करेगा वो हमेशा आर एम एस वैल्यू को ही मेजर करेगा। कहें तो इफेक्टिव वैल्यू एसी करंट और वोल्टेज की मेजर करता है। AC कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग हॉट वायर अमीटर्स, हॉट वायर अमीटर से भी हम मेजर कर सकते हैं, हॉट वायर वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं पोटेंशियल, बिकॉज द हीट जनरेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। AC प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट एज दैट ऑफ DC, तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट सेम होता है जैसा कि DC में होता है। कुछ हमारे पॉइंट और हैं इंपॉर्टेंट। AC इज मोर डेंजरस देन DC, सेम वोल्टेज, मतलब अगर वोल्टेज हम सेम दें तो यहाँ पर AC ज़्यादा डेंजरस होती है DC से। फॉर एग्जांपल 200 वोल्ट AC का मतलब क्या है, ERMS बराबर 200 वोल्ट, और अगर हम मैक्सिमम पोटेंशियल निकालें तो बनेगा E नॉट 200 इंटू √2, तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको इतना मिलेगा जाके AC में। अब ये DC में क्या होता है, हमारी पीक वैल्यू 200 ही रहने वाली है। ठीक है, तो पीक वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कितना टाइम्स, √2 टाइम्स। AC कैन प्रोड्यूस बाय प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो AC जो है प्रोड्यूस की जा सकती है किसके प्रिंसिपल पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और AC हमेशा ओम्स लॉ और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को ओबे करता है। ठीक है, अब हमारे कुछ MCQs हैं। कह रहा है कि इफ आई नोट इज पीक करंट, मान लिया ई आई नेट हमारी क्या है, हमारी पीक करंट है, आर एम एस हमारे पास क्या है, आर एम एस वैल्यू आई आर एम एस, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो हम लोगों ने अभी प्रूव किया था आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन में √2 या फिर 0.707 आई नॉट, तो दोनों सही है। द एवरेज EMF ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एन AC सप्लाई ऑफ पीक वैल्यू E नॉट इज, तो जो भी एवरेज EMF की वैल्यू आएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो किसके इक्वल होगी, तो इसका भी हमने अभी डेरिवेशन करा था
ई नॉट अपॉन में रूट 2, 2 ई नॉट अपॉन में पाई, सॉरी 2 ई नॉट अपॉन में पाई। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एसी थ्रू प्योर रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप ऑफ करंट, पोटेंशियल, एसी और डीसी में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।